बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल अक्सर एक स्लोगन देखने को मिलता है, ज़्यादा गंदम ज़्यादा खुशहाली। मैं सोचता हूँ, क्या यही बात गंदम के काश्तकार की आंखों में आंखें डालकर की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना, नज़रें नीची हो जाती हैं। अगर साथ ये भी लिख दिया जाता कि हकीकत में खुशहाली होगी किसकी, तो समझने में आसानी हो जाती। गंदम की फोर्टिफाइड वैरायटीज़ कौन सी हैं, और ये दूसरी अक़साम से अहम और मुख्तलिफ क्यों हैं? वो कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिन पर फसल को पानी लगाने में कोताही जुर्म के मुतरादिफ होती है? पैदावारी लागत बहुत बड़ा मसला है। वो कौन सी अहम बातें हैं जिन पर अमल करके काश्तकार भाई गंदम की भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं और साथ साथ पैदावारी लागत भी कम कर सकते हैं? इन तमाम इश्यूज़ पर तफसीली बात होगी। वीलाग मुकम्मल देखें। काश्तकार भाइयों, गंदम हमारी बहुत अहम फसल है, हमारी स्टेपल क्रॉप है, हमारा मेन अनाज है। लेकिन जो हालात हैं, ना खाई जाती है ना छोड़ी जाती है। हमारे सराइकी के एक मशहूर कहावत है, पीपुट घुट्टई मोया तो छुट्टई मोया। सराइकी में पीपुट तितली को कहते हैं। बहुत नाजुक होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। अव्वल तो वो वहीं पर मर जाती है, मसल देते हैं उसको, और अगर जिंदा छोड़ भी दें तोड़ने के काबिल नहीं रहती। सादा अल्फाज में इसका मतलब यही है कि ना तो इस फसल को छोड़ सकते हैं और ना इस सूरत हाल में लगा सकते हैं। दोस्तों, आम हालात में एक गंदम एक स्टेबल क्रॉप है, अच्छी पैदावार आ जाती है। रिसर्च के इदारों ने इस पे काफ़ी मेहनत भी की है, काफ़ी काम किया है, और जितनी वैरायटीज़ गंदम की इवाल्व हुई हैं, शायद ही किसी और क्रॉप की हुई हो। तो गंदम का काश्तकार क्यों पिस रहा है? क्या उसको मुआवजा पूरा मिल रहा है? ये मामला कैसे ठीक हो सकता है? काश्तकार भाइयों, मसला गंदम में नहीं है, हमारी पॉलिसी में कहीं गड़बड़ है। इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नंबर 1 काश्तकार हजरात, नंबर 2 गवर्नमेंट और उसके इदारे, दोनों को अपना अपना रोल ऐसा तरीके से अदा करना होगा। मेरे काश्तकार भाई मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट पर इन्हिसार ना करें, और गवर्नमेंट भी सारी जिम्मेदारी और बोझ गरीब किसान पर ना डाल दे। ये बाहमी अमल और तावन से मसला हल होगा। हम अपने पड़ोसी मुल्क की पॉलिसियों से ही कोई फ़ायदा उठा लें। मैं दोनों हवालों से बात करूंगा, जायज़ा लेते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी राय से भी ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएं। सबसे बड़ा मसला पैदावारी लागत का है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। खाद, बीज, अद्वियात महंगी होने के साथ साथ कभी कभी 2 नंबर भी, और फिर बर वक्त दस्तियाबी भी मुश्किल होती है। ख़ासतौर पर खाद, किसान का खर्चा ही पूरा नहीं होता। वो अपना रोना रोता है, मुआवजा पूरा नहीं होता। गंदम का रेट बढ़ाए तो आवाम और ख़ास तौर पर मजदूर तबके की चीखें निकल जाती हैं। गंदम ऐसी फसल है दोस्तों, जिसको बर वक्त पूरी और दुरुस्त खाद ना मिले तो अच्छी पैदावार नहीं आ सकती। पानी गंदम के लिए बहुत अहम है। अगर क्रिटिकल स्टेजेस पर गंदम को पानी न मिले तो पैदावार और क्वालिटी बुरी तरह मुतासर होती है, और बाज़ हालात में तो काश्तकार भाइयों को पानी बहुत महंगा पड़ता है। और फिर नहरी इलाकों में पानी की बंदिश वाला पीरियड, यकीन करें कि एक इम्तिहान होता है काश्तकार भाइयों के लिए। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो काश्तकार हजरात को खाद, बीज, अद्वियात की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाएं। 2 नंबर खाद, अद्वियात वगैरह का तदारुक होना चाहिए। जिस कदर मुमकिन हो काश्तकार हजरात को तमाम इनपुट्स सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दस्तयाब होने चाहिए। गंदम की बिजाई के वक्त काश्तकार हजरात को लॉलीपॉप दिखाकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, और जब पैदावार आती है तो झंडी दिखा दी जाती है। गंदम की मुनासिब सपोर्ट प्राइस सिर्फ मुकर्रर ही नहीं बल्कि उसे यकीनी बनाना चाहिए। अगर हमने अपनी ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाना है और तरक्की याफ्ता ममालिक के हम कदम चलना है तो हमें मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन की तरफ जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जदीद तरीन मशीनरी अरेंज करके छोटे काश्तकार हजरात को हायरिंग बेसिस पर फ्राहम करे, और साथ साथ उन्हें टेक्निकल सपोर्ट भी फ्राहम करे। ये उनका हक है। और यहाँ पर काश्तकार भाइयों को मेरा मशवरा है कि वो अपने हिस्से का काम ज़रूर कर लें। बारी ताला से दुआ करें और बेहतरी की उम्मीद रखें, अल्लाह करम करेगा। काश्तकार भाई अपनी फसल की भरपूर पैदावार हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और पैदावारी अवामिल में से किसी एक को भी नज़रअंदाज ना करें। उन्हें चाहिए कि इलाके के मुताबिक
बेहतरीन वैरायटी का इंतखाब करें। और दोस्तों, अगर हम गैर यकीनी मौसमी हालात और पानी की किल्लत वाले मसले को सामने रखें तो आने वाले वक्त में कामयाब अक़साम वही होंगी जिनमें खुश्क साली का मुकाबला करने की सलाहियत होगी और जिन्हें हम ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का नाम देते हैं। आप कोशिश करें कि हमेशा नई अक़साम का सर्टिफाइड सीड हासिल करके काश्त करें। जो अक़साम पुरानी हो चुकी हैं वो हरगिज़ काश्त ना करें। काश्तकार भाइयों, आप में से अक्सर ने बायो फॉर्टिफाइड अक़साम का नाम सुना होगा। बता देता हूँ, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसी नज़रिए के तहत हमारे साइंसदानों ने ऐसी अक़साम तैयार कर ली हैं जिनमें जिंक और आयरन की मिकदार आम अक़साम से ज़्यादा होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि मुतवाज़न ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बशमूल जिंक और आयरन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है और ये अज़ा हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से हासिल होते हैं जो अब आम आदमी की दस्तरस से दूर हैं। रोटी तो खानी है ना, अगर रोटी के अंदर यही अज़ा मिल जाएं तो क्या बात है। लिहाजा इन बायो फॉर्टिफाइड अक़साम से किसी हद तक ये न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। और दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इन्हीं अक़साम को फ़रोग़ दिया जाए और सीड कंपनियां भी ज़रा तवज्जो दे दें। काश्तकार भाइयों, मैं चंद एक ऐसी अक़साम का जिक्र कर देता हूँ जो अच्छी पैदावार की हामिल हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत और खुश्की या ड्राउट का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। उनमें नंबर 1 अकबर 2019। ये पंजाब और सिंध दोनों के नहरी इलाकों के लिए मौजू है दोस्तों। इसमें 30 से 40% तक जिंक होता है और ये रस्ट के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है और फिर इसकी चपाती की क्वालिटी भी बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे काश्तकार भाइयों वैरायटी है नवाब 2021। ये भी जिंक रखने वाली एक बिल्कुल नई किस्म है जो अकबर 2019 का बेहतरीन मुतबादला साबित हो सकती है। उसके बाद हमारा एक इंस्टीट्यूट है तरनाब रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने अपनी बायो फॉर्टिफाइड वैरायटीज़ इवॉल्व की हुई हैं, तरनाब रहबर और तरनाब गंदम 1, और इन वैरायटीज़ में भी जिंक की मिकदार ज़्यादा है और ये बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी रखती हैं और ये मजबूत भी हैं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों एक वैरायटी थी हमारी जिंकोल 2016। ये पाकिस्तान की पहली आजमूदा जिंक से भरपूर किस्म थी और अब भी छोटे किसान और न्यूट्रिशनल पर्पज़ के लिए ये सिफारिश की जा सकती है। अगर आपको इसका सर्टिफाइड सील मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दिलकश, फलक, उरूज, सवेरा ये अच्छी अक़साम है और पोठहार के बारानी इलाकों के लिए बरानी 2017 और फ़ख्रे बकर और इसके अलावा बकर स्टार भी कामयाब अक़साम हैं। इसके अलावा काश्तकार भाई, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप सीड जहाँ से भी लें काबिल भरोसा सोर्स से ही लें सीड। दोस्तों, मैं यहाँ पर डॉक्टर मखदूम हुसैन साहब का जिक्र करूँगा। डॉक्टर साहब गंदम की फसल पर एक अथॉरिटी हैं, मैंने उनसे सीखा है और डॉक्टर साहब गंदम की बहुत सी अक़साम जिनमें ये बायो फॉर्टिफाइड अक़साम भी शामिल हैं उनको डेवलप करने में उनका कलीदी किरदार रहा है। अच्छी किस्म का बीज हासिल करने के बाद काश्तकार भाइयों गंदम की फसल के लिए सबसे अहम बात बर वक्त बिजाई है। इसका आइडियल टाइम 15 नवंबर से 20 नवंबर है। इसके बाद बिजाई लेट करने से एक दिन लेट करने का पैदावार पर नुमायाँ असर पड़ता है और नवंबर से आगे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक और बात जो मैं काश्तकार भाइयों को मशवरा दूंगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करनी हो तो सारी बिजाई एक वक्त में ना करें, तकरीबन 10 एक दिन का फ़र्क ज़रूर डाल दें। अगर आप बिजाई वक्त पर करते हैं और अच्छी क्वालिटी का बीज आपको दस्याब है तो 50 किलोग्राम फी एकड़ बीज काफ़ी होता है और मेरा मशवरा है कि हमेशा आप लोग लाइनों में ड्रिल के ज़रिए काश्त किया करें। छट्टे से बिजाई कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। काश्तकार भाइयों, इसके बाद है खादों का इस्तेमाल। अच्छी पैदावार के हसूल के लिए खादों का बहुत अहम किरदार होता है। आपने ज़रूरत के मुताबिक मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करना है। मकसद आपके सामने ये होना चाहिए कि खर्च कैसे कम करना है, पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेनी है। ये कैसे मालूम होगा आपको? आपने अपनी ज़मीन और पानी का तजिया कराना है, उसके मुताबिक फ़ैसला करना है कि कौन सी खाद कितनी मिकदार में ज़रूरत है। खादें ख़ासतौर पर DAP बहुत महंगी है काश्तकार भाइयों, गौर से सुन लें। बिजाई के वक्त आमतौर पर 1 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया काफ़ी होती है और फिर आधी बोरी यूरिया पहले पानी पर आपने डालनी है और फिर उसके बाद अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो टिलरिंग के वक्त नैनो DAP इसका फोलियर स्प्रे कर दें आप। और फिर भी अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो नैनो DAP का एक और स्प्रे भी हो सकता है। काश्तकार भाइयों, मैं समझता हूँ 1.5 बोरी DAP से ज़्यादा तो फिर ना अनइकनॉमिकल हो जाएगी बात और सारी की सारी DAP आपने बिजाई के वक्त डालनी है। खाद कौन सी डालनी है, कितनी डालनी है, इसका फैसला ज़मीन के तजिए की रिपोर्ट के बाद ही होगा। DAP ठीक है या SOP की तरफ जाना है।
काश्तकार भाइयों, अब हमारी ज़मीनों में पोटाशियम और जिंक की कमी हो चुकी है, इनकी भी ज़रूरत है। बजाय बहुत ज़्यादा डीएपी और यूरिया के दीगर न्यूट्रिएंट्स वाली खादों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसे जिंक और बोरान है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। हमारी ज़मीनों में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, ज़मीनों में नामियाती मादे की भी शदीद कमी है, ऑर्गेनिक मैटर, जिसके लिए फसलों का हेर फेर इख्तियार करना चाहिए और फलीदार फसलों को लगाने की रूटीन अपनानी चाहिए, जिनको लेग्यूम क्रॉप्स भी कहते हैं। काश्तकार भाइयों, अब बात करते हैं पानी की, जो गंदम की फसल के लिए बेहद अहम है। इतना अहम है जितना बिजाई का वक्त, सोइंग टाइम। गंदम की फसल को क्रिटिकल स्टेजेस पर पानी देना लाजिम है, और इन क्रिटिकल स्टेजेस पर पानी ना देना एक लिहाज से जुर्म है। सीजन के दौरान फसल को 4 से 5 पानी देना होते हैं, 4 तो मस्ट है। काश्तकार भाइयों, पहला पानी आपने देना है फसल को बिजाई के 20 से 25 दिन बाद। टेक्निकली हम इस स्टेज को क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज का नाम देते हैं, CRI भी कहते हैं इसको। और ये अहम इसलिए है कि इस स्टेज पर इब्तदाई जड़ों का बनना होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। और इस स्टेज पर अगर आप पानी नहीं लगाते तो आपकी पैदावार 50% तक कम हो सकती है। बहुत अहम पानी है। दूसरा पानी काश्तकार भैया अपने लगाना है बिजाई के 35 से 40 दिनों के बाद, टिलरिंग स्टेज। तो अगर ये पानी आप नहीं लगाते तो जाहिर है टिलर्स और सिटों की तादाद में कमी होगी और पैदावार लामहला कम होगी, क्रिटिकल स्टेज। तीसरा पानी ये है गोब की हालत, बूटिंग स्टेज भी कहते हैं इसको, और ये बिजाई के 70 से 80 रोज़ बाद है। इसकी अहमियत यह है कि इससे सिट्टे और दाने ज़्यादा बनते हैं, पैदावार में इजाफा होता है। अगर पानी नहीं लगाते तो लामहला बात है कि सिट्टे और दानों की तादाद में कमी होगी, पैदावार कम होगी। चौथा पानी है दूधिया हालत, जब फसल की दूधिया हालत होती है, ग्रेन फिलिंग स्टेज, मिल्की स्टेज भी इसको कहते हैं। ये तकरीबन बिजाई के 100 से 110 दिनों के बाद आपने पानी लगाना है, और ये भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें दाने का साइज़ और वज़न दोनों बढ़ते हैं। और ये पानी अगर नहीं लगाते तो फिर ज़ाहिर है दाने श्रिवल्ड होंगे, पिचके हुए होंगे, हल्के होंगे, वज़न कम होगा, क्वालिटी और पैदावार मुतासिर होगी। और पांचवा पानी दोस्तों, फसल की सूरत हाल देख के आपने लगाना है, मौसमी सूरत हाल देखना है। इसको डफ या राइपनिंग स्टेज भी कहते हैं, और ये बिजाई के 120-130 दिन बाद इसका नंबर आता है। इसका मकसद ये होता है कि आपने दाने की क्वालिटी को बेहतर करना है, और ये पानी आपने मौसम की सूरत हाल को देख के लगाना है। अगर आप समझते हैं कि तेज़ हवा चल रही है तो फिर आप एहतियात करें। ये समरी है काश्तकार भाइयों, जो आपके सीज़न के दौरान जो आपने पानी लगाने हैं, ये उसकी समरी आपके सामने है एक इमेज की सूरत में। बाद औक़ात ऐसा होता है काश्तकार भाइयों के पानी की कमी होती है, कई वजूहात होती हैं उसकी। उस सूरत में जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं, मतलब है कि इन स्टेजेस को तो आप किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। जो पहला पानी है आपका, जो 20 से 25 दिन बाद, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज भी कहते हैं इसको। दूसरा गोब की हालत, तीसरा दूधी हालत, ग्रेन फिलिंग स्टेज। ये तो मस्ट है। और काश्तकार भाइयों, अगर हम पूरे सीज़न के दौरान अगर पानी की कैलकुलेशन की बात करें तो 14 से 18 इंच पानी दरकार होता है। तो जो 4 से 6 आपकी इरीगेशन होती हैं, बाद औक़ात जब मौसम ज़्यादा सख्त होता है तो छठा पानी भी लगाना पड़ जा सकता है आपको। नॉर्मली 4 से 5 होते हैं, 4 तो खैर मस्ट है ना। अच्छा, उसके बाद काश्तकार भाइयों मैं बात करता हूँ कि आपने जो अपनी फसल की केयर करनी है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक लंबा पीरियड होता है, नमी को ज़मीन में महफूज रखना होता है, प्रिजर्व करना होता है, मेंटेन रखना होता है। उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने, तो कुछ ज़रूरी इक़दाम हैं जो आपके लेने चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि इसका रूट जोन मैंने दिखाया है आपको। जब रूट जोन में नमी तकरीबन 60% रह जाए तो आपने फसल को पानी लगा देना है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि फसल पानी मांगेगी तो पानी लगाएंगे, नहीं। उसके अलावा काश्तकार भाइयों, आपने फसल के अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। गंदम की फसल वाटर लॉगिंग से बुरी तरह मुतासर होती है। आप कोशिश करें कि आपकी ज़मीन लेज़र लेवल हो। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो पानी की बचत होती है, टाइम की बचत होती है। इसके अलावा जो आप इनपुट्स डालते हैं, मसलन खाद डालते हैं, वो यकसां पूरे खेत में तकसीम हो जाती है। ये नहीं होता कि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, हमें मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन की तरफ जाना चाहिए, जदीद साइंसी तरीके इख्तियार करने चाहिए। दुनिया के साथ साथ हमने चलना है, पैदावार में इजाफा करना है। आप कोशिश करें
कि जीरो टिलेज ड्रिल से इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं काश्तकार भाइयों जड़ी बूटियों के कंट्रोल की। दूसरी तमाम फसलों की तरह गंदम में भी जड़ी बूटियों का कंट्रोल बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जड़ी बूटियां पैदावार को 40% तक कम कर सकती हैं, इसलिए आप फसल के आगाज से ही प्लान कर लें। 3 बातें आपके सामने होनी चाहिए: जड़ी बूटी का मुकम्मल कंट्रोल, केमिकल्स पर दारोमदार कम, और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा पैदावार। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। नंबर 1, बार हैरो का इस्तेमाल। आप बिजाई के 15 से 20 दिन के अंदर ट्रैक्टर ड्रिवन बार हैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। बिजाई के 15 से 20 दिन या 25 दिन, हद 25 दिन, उस तक टिलर नरम होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जड़ी बूटियां अपनी इब्तदाई स्टेज पर होती हैं और आपकी फसल बार हैरो को आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। बार हैरो के कुछ फवायद हैं। इब्तदाई तौर पर पैदा होने वाली जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाती हैं। इससे ज़मीन की नमी महफूज रखने में मदद मिलती है, फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बार हैरो के फ़ौरन बाद फसल को देखकर आपने परेशान नहीं हो जाना, बाद में आप देखेंगे कि फसल करती क्या है। नंबर 4, फसल की गोडी हो जाती है और ये जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का एक सस्ता तरीका है और फिर ये माहौल दोस्त भी है। काश्तकार भाइयों, बार हैरो के इस्तेमाल में कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो आपने इख्तियार करनी है। आपने बिजाई के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बार हैरो चलानी है, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद टिलर सख्त हो जाते हैं, फिर क्रॉप को नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, बार हैरो चलानी है तो आपने ये देखना है कि ना ज़मीन ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो। ज़मीन में नमी मुनासिब होनी चाहिए, सख्त भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गीली ज़मीन में भी ये सही काम नहीं करेगी। बेहतर है कि आप रौनी की नमी में पहली बाकायदा पाशी से पहले चला लें इसको। तीसरी चीज़, जिस जगह पर एक मरतबा बार हैरो चल जाए दोबारा वहाँ पर अपने बार हैरो नहीं चलानी, ठीक है। और फिर ट्रैक्टर की स्पीड दरमियानी होनी चाहिए। मतलब ये है कि ज़मीन की हल्की सी डिस्टर्बेंस ही काफ़ी है इसके लिए। काश्तकार भाई, और कुछ बात करते हैं वीडिसाइड्स की या जड़ी बूटी मार अद्वियात की। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो फसल की बिजाई के 35 से 40 रोज़ बाद जड़ी बूटी मार अद्वियात का स्प्रे कर सकते हैं फसल में जड़ी बूटियों की मौजूदगी के मुताबिक। चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए 2,4-D है, बैटल सुपर है, और ग्रास वीड्स के लिए पूमा सुपर है या एटलांटिस वगैरह है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी ज़राअत तरक्की करे, किसान खुशहाल हो। अगले वीलाग तक मुश्ताक अहमद को इजाज़त।